गुजरात का हमीर जडेजा अपने ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा विसल दे सोडा की पुत्री से हुआ था। राणा विसल दे का पुत्र महेंद्र और हमीर हम उम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरन का पीछा करते करते दुर्लोद्रपा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार हिरन अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोच के बेचारे हिरन ने जल में शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे ही दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाज़ें सुन मेड़ी में बैठी मोमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौं तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाती दिखाई दिए। मोमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा नौकरों से कह इन सरदारों को घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर करा। मोमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मोमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेरी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मोमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मोमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा सुनी। मोमल जो जगप्यारी के मोमल के नाम से पूरे माट जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप में यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। यह झरोखेदार मेरी और सुंदर बाग उसी मोमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। वह कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का झूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों आप मोमल के बारे में क्या पूछते हो, उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना स्वरूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है, रोज औखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है, मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मोमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखन कुमारी मोमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धन्यवान जवान राजा राजकुमार मोमल से शादी करने आए, पर मोमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मोमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मोमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मोमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा, पहले आप हमीर को मेरी के पास छोड़। सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मोमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर
रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महेंद्र आपस में बात करते तब तक मूमल की सहेली आ गई। महेंद्र से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क कर गया और उसकी चमड़ी से भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देखकर मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापते हुए जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज़ आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियाँ चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमक रही हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो है। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें जैसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो, पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ना किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और ना किसी राजा के वनवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगासा देखता ही रह गया। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन, क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही ना ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेज महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से यह कह मैं फिर आऊँगा, मूमल बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतना ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोदरबे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोलों में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोदरबे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू ऊँट चराने वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोदरबे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है।
फिर क्या था रामू राय का। रोज शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले आता और महेंद्र चीतल पर सवार हो एड़ लगा लोदरबा मूल के पास आ पहुंचता। तीसरे प्रहर महेंद्र फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महेंद्र विवाहित था, उसके 7 पत्नियां थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीने तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इसी महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वह सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपनी पति राणा विसलदेव को बताई। चतुर विसलदेव ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी प्रहर महेंद्र आता है तो उसके बाल गीले होते हैं, जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर विसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसलदेव के सामने हाजिर किया। विसलदेव ने पानी चखकर कहा, यह तो काक नदी का पानी है। इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल की मेरी में उसके पास जाता होगा। महेंद्र की बातों 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह करके ये पता लगाया कि महेंद्र वहाँ जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊँट पर सवार हो मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास ना जाने पाए। रात होते ही जब रामू लाई का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्र उसके घर गया। वहाँ उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा, उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक टोरडी छोटी ऊँटनी है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। महेंद्र तोरडी पर सवार हो लोदरबा के लिए रवाना होने पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने एड़ लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्र को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर में महेंद्र को एक झोपड़ी में दिया जलता नजर आया। वहाँ जाकर उसने उस छिद्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोपरदा की जगह बाड़मेर पहुँच चुका है। रास्ता पूछ जब महेंद्र लोपरदा पहुँचा तब तक रात का तीसरा पहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मेरी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेरी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आँख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनें ने देर रात तक खेल में सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था। वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्र मूमल की मेरी पहुंचा। सीढ़ियाँ चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महेंद्र को तो लगा जैसे उसे एक साथ
हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, वह मूमल ऐसी निकली जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ। वह पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आँख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे ही महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी, वह समझ गई कि महेंद्र आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही कि वह आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पर महेंद्र नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली गायक को बुला महेंद्र के पास भेजा पर उसे भी महेंद्र ने नहीं मिलने दिया गया। महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया पर वह किसी तरह महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मांड राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोडा राना यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। सुमल के बुलावे पर असल प्रियतमा महेंद्र, अब तो घर आओ। ढोली के द्वारा गई मांड सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना, ना तो मैं रूप का लोभी हूँ और ना ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्र क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिल उसका वहम दूर किया जा सके कि वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखिए मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महेंद्र जी को रात में काले नाग ने डस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय मारी प्यारी मूमल, मारी प्यारी मूमल कहता कहता फिरता रहा।